बेल डोर बजी तो वो सारे काम छोड़कर भागते हुए दरवाजा खोलने गई क्योंकि घड़ी की सुई के मुताबिक ये वक्त तो शरीम के आने का होता है, इसीलिए इसे यही लगा था कि वो आया है। मनफरह को आज सुबह से ही लग रहा था जैसे कोई आने वाला है। वो सुबह से ही बार बार कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। इसे एक आस सी लगी थी कि शरीम जरूर आएगा, और उसने बताया इसे इसलिए नहीं क्योंकि वो इसे सरप्राइज देना चाहता है। दरवाजे तक पहुंचकर उसने बिना पूछे ही जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने मौजूद महरीन को खड़ा देखकर इसे झटका जरूर लगा था, लेकिन यह एक खुशगवार झटका था। वो वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े मुंह पर हाथ रखकर चलाई थी। मोरो, तुम कब आई? मनफरह ने आंखें हैरत और खुशी से फाड़ते हुए पूछा। अब क्या मुझे यहीं से वापस जाना पड़ेगा जो तुम मुझे अंदर भी नहीं बुला रहे? मोहरीन ने मुस्नुई खफगी से कहा। ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम आओ और तुम्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाए। तुम्हारा तो ये दिल कब से इंतजार कर रहा है। चलो जल्दी से अंदर आओ। मनफरह ने इसे हाथ पकड़कर अंदर लेते हुए कहा। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत खुश थीं। कुछ ये खुशी दोस्त से मिलने की भी थी, लेकिन आज ज्यादा खुशी अपनी दोस्त से अपना हाल दिल बयान करने की थी, जिसके लिए दोनों ही बेताब थीं। दादी कैसी हैं? मोहरीन ने अंदर आकर लाउंज तक पहुंचते हुए कहा। चलो खुद मिल लो, याद कर रही हैं बहुत तुम्हें। आ जाओ, दादी के कमरे में ही चलते हैं। मनफरह ने दादी के कमरे का दरवाजा खोलते हाय कहा। इस्लाम अलैकुम दादी। मोहरीन बाहें फैलाए दादी की तरफ बढ़ी। वल्लैकुम अस्सलाम, आ गई मेरी बेटी। कैसी है? दादी ने इसका माथा चौमते हुए पूछा। मैं बिल्कुल बढ़ लिया, आप बताएं आप कैसी हैं? मोहरीन ने बाहें इनके गले में डाले डाले पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। चलो आओ बैठो, बताओ सब कैसे हैं? शादी कैसी हो? शहरीन बेटी कैसी है? दादी ने इसे अपने पास बैठाते हुए सब सवाल एक साथ कर डाले। बताती हूँ सब बताती हूँ। सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी बहुत अच्छी रही। मैं सबकी तस्वीरें भी दिखाती हूँ आप लोगों को। लेकिन पहले एक सबसे अच्छी खबर सुनाए। मोहरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे का एक एक अंग इसकी खुशी का गवाह था। यही रंग मनफरह के चेहरे पर भी थे, लेकिन इतने वाज़ न थे क्योंकि उन दोनों की खुशी के दरमियान अभी वाज़ फर्क नकाह जैसे जायज़ रिश्ते का था। हम बताओ बताओ, वैसे मैं गेस करूं तो तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे वह तुम ही कोई पसंद आ गया है और इसे तुम। मनफरह ने इसे खुशमगी नजरों से देखते हुए कहा। बात उससे भी बड़ी है। बात दरअसल ये है कि नाना अबू ने मेरा निकाह कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। मोहरीन ने मुस्कुरा कर बताया। क्या तुम्हारा निकाह भी हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? खैर, ये खुशी की खबर मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती। तुम्हें बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। मनफरह ने एक हाथ इसके गले में और दूसरे हाथ से इसका हाथ थामते हुए कहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हमेशा तुम्हें उसके साथ खुश रखे। ये तो पूछना ही नहीं पड़ेगा कि तुम खुश होना, क्योंकि खुशी तो माशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे से छलक रही है। दादी ने इसे प्यार से देखते हुए दाएं दी। हम दादी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खुश हूँ और बाकी सब भी बहुत खुश हैं। वो है ही इतने अच्छे। हम अच्छे। अभी से ये हाल है, देख रही हैं दादी आप। मनफरह ने इसे गुदगुदी करते हुए छेड़ा। लेकिन बेटा, इतनी अचानक से निकाह आखिर क्या वजह हो? दादी ने पूछा। असल में दादी, मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ। वो नाना अबू के दोस्त के बेटे हैं कामे अंकल, लेकिन इन्हीं नाना अबू ने ही पाला था। फिर किसी गलतफहमी की वजह से अंकल नाना अबू को छोड़कर चले गए थे। अब इतने सालों बाद वो मिले हैं तो नाना अबू ने कहा कि वो उस खानदान को मजबूती से जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कामे अंकल के बेटे और मेरा निकाह कर दिया। निकाह से पहले तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन निकाह के बाद पता नहीं क्यों उनसे एक इंसीत सी हो गई है। मोहरीन ने शर्माते हुए कहा। ओहो, एक इंसीत? सीधा सीधा कहो ना, मोहब्बत हो गई है। मनफरह ने इसके गाल पर चुटकी नबिचते हुए कहा। हम तुम यही समझ लो। मोहरीन ने खलकर हंसते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से तस्वीर दिखाओ अपने इनकी और निकाह की भी। मनफरह ने इसके बैग से मोबाइल निकालते हुए कहा। दोस्त थी तो एक दूसरे का मोबाइल बना किसी मरूद के इस्तेमाल कर लेती थीं। एक दूसरे के पासवर्ड्स तक दोनों को अजबर थे। गैलरी में पहले फोल्डर में पहली तस्वीर इन्हीं की है। मोहरीन ने इसे मोबाइल का पासपोर्ट मलाता रेख कर कहा। आहम पहली तस्वीर ही इनकी रखी है। यार, अब तो निकाह में ही ना वॉलपेपर पर लगा लो, हर वक्त देखते रहना। मनफरह ने कहते हुए गैलरी का पहला फोल्डर ओपन किया। पहली तस्वीर पर नजर पड़ी तो इसके हाथ से मोबाइल छोटते छोटते बचा। इसकी नजर पत्थर की होगा।
और दिल साकन सांस ले में अटकने लगी और सीने पर दबाव बढ़ने लगा। कैसे ही फ्री बताओ ना, मुअर्रिन ने इसके साथ लगते मोबाइल में देखते हुए कहा। बहुत अच्छे ही मुअर, माशाअल्लाह, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मनफरह ने इसे मुस्कुराते हुए देखकर मोबाइल वापस कर दिया। लाओ दादी को दिखा दूं, फिर तुम बाकी तस्वीरें भी देख लेना, मुअर्रिन ने उठते हुए कहा। दादी ये देखें। मुअर्रिन ने तस्वीर की ब्राइटनेस तेज करते हुए मोबाइल दादी की तरफ बढ़ाया। मोबाइल पर चमकती तस्वीर देखकर दादी की हालत भी बिल्कुल मनफरह जैसी ही थी। इन्होंने एक नज़र तस्वीर पर डालकर सामने बैठी अपनी पुती को देखा, जिसकी बेरान आंखों में मोहब्बत का सन्नाटा था। मैं जूस लेकर आती हूँ, गर्मी है ना, सब बैठकर पिएंगे फिर बातें करेंगे, मनफरह कहते हुए जल्दी से कमरे से बाहर आ गई थी। दादी ने इसे दूर जाता देखा और आंसुओं को गाल पर बहने से रोका। कैसे लगे आपको दादी? मुअर्रिन ने मोबाइल ऑफ करके रखा और दादी से पूछा। हम बेटा माशा अल्लाह बहुत अच्छा लड़का है, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। उनके अल्फाज कप आ रहे थे। इन्हें हम अपनी पुती का दुख अपनी रगों में उतरता महसूस हो रहा था। धोखा दिया मेरी बच्ची को, बदला लेकर गया था मुझसे, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। अभी से बीच राह में छोड़ दिया, मैं तमही कभी मुआफ नहीं करूंगी शरीम। दादी की स्विचिंग हर एक मिनट के साथ मुनफी होती जा रही थी। अरे ये फ्री कहाँ गई? अभी तो इतनी सारी बातें करनी हैं और ये गायब होगा। मैं बुला कर लाती हूँ, महरीन ये कहती हो किचन की तरफ बढ़ी। मनफरह किचन में सिस्त हाथों से जूस को गिलासों में डाल रही थी और साथ साथ अपने अमडम कर आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। चलो जल्दी से ओ ना, मुझे और भी बातें बतानी हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना भी है। मुअर्रिन इसके हाथों से गिलास लेते हुए बोली और उस वक्त इसका गिलास अपने हाथों में ले लेना इसे किसी एहसान से कम नहीं लगा था, क्योंकि उससे खुद उस वक्त कुछ भी थामना मुश्किल हो रहा था। वो खुद को थामे हुए थी, यही उसके लिए बहुत था। कहाँ जाना है तुमने? मनफरह ने दादी के कमरे में आते हुए पूछा। वो यार दरअसल वह ना मेरी और शरीम। ओह नाम तो तमही बताया ही, तमही शरीम नाम है इनका, अच्छा है ना? बल्कि यूनिक मैंने तो पहली बार ही सुना है। खैर वो हमारी मुलाकात हो ही ना सकी तो सुबह ही इनका मैसेज आया था कि आज मिल सकती हैं आप। मैंने मामा से पूछ के हूँ कह दिया तो बस 4 बजे इन्हीं से मिलने जाना है, इसीलिए बस में थोड़ी देर और बैठोगी फिर चलती हूँ, मुअर्रिन ने कहते साथ ही जूस का एक आप लिया। मनफरह के लिए मजीद जबत मुश्किल हो रहा था। वो कुछ भी सोचने समझने से बल्कि कासिर हो गई थी। न इसे कोई मुसब्बत ख्याल आ रहा था, न ही मुनफी, बस दिमाग बल्कि साकन हवा पड़ा था। ओके जरूर जाना, आखिर को तुम्हारे शोहर हैं अब वो। अपनी मोहब्बत को किसी और का शोहर कहना बहुत बड़े जगरे का काम होता है, अगर उसके लिए भी ये ऐसा ही था, लेकिन वो अपने चेहरे या अल्फाज से कोई भी ऐसा तासर नहीं देना चाहती थी जिसकी वजह से महरीन को जरा भी शक हो। दादी खामोश थीं और मनफरह के टूटे बिखरे वजूद को देख रही थीं और उस बार उन्हें लग रहा था मनफरह खुद को समेट नहीं पाएगी। हम जरूर जाना पड़ेगा मिलने तो, क्योंकि वो कह रहे थे कि बहुत ज़रूरी बात करनी है, मुअर्रिन ने जोश फिनिश करते हुए कहा। और इसकी ये बात कहने की देर थी कि मनफरह के साकन जहन में हरारत दौड़ी। इसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। ज़रूरी बात कहीं वो महरीन को मेरे बारे में तो नहीं बताने वाला? ये फिर ये कि वो किसी और को पसंद करता है, अगर उसने ये सब कुछ बता दिया तो महरीन का दिल तो कराची हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। जिस तकलीफ जिस अजीत में मैं हूँ उससे महरो भी गुजरे और मेरी वजह से महरो को अजीत पहुंचे नहीं, मुझे शरीन को रोकना होगा। अच्छा चलो फिर तुम जाओ, कल दोबारा आ जाना, लेकिन अभी जाकर जरा तैयारी करो ताकि अपने शोहर से मिल सको। मफरह इसे जल्द अज जल्द यहाँ से भेजना चाहती थी ताकि उसके निकलते ही वो शरीम से बात कर सके। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ फिर। और हम ये सब गिफ्ट्स हैं, कुछ मेरी तरफ से, कुछ अपिया ने लेकर भेजी हैं, दादी के लिए भी हैं और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। दादी अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि आज की मुलाकात अच्छी रहे। मुअर्रिन ने मुस्कुरा कर दादी और मनफरह से हाथ मिलाया और चली गई। दादी ने इसे दूर जाता देखकर दाएं दी थीं और खुश रहने की दाएं दी थीं, क्योंकि वो जानती थी महरीन मासूम है, इसे अपनी दोस्त की मोहब्बत की खबर नहीं है, वरना वो कभी भी ऐसा न करती। मुअर्रिन के जाते ही मनफरह ने अपना मोबाइल उठाया था। उसने कपकपाते हाथों के साथ जल्दी से शरीम का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी लेकिन वो रेसियो नहीं कर रहा था और वो वजह जानती थी कि वो उसकी कॉल क्यों रेसियो नहीं कर रहा।
वो मुसलसल कॉल करती रही और तकरीबन 7वीं दफ़ा में कॉल रिसीव कर ली गई। मुझे अभी मिलना है शरीम। घर आ सकते हो? मनफरह ने भीगती आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा। वो मी तो अभी कराची नहीं। मी जानती हूँ तुम कराची पहुँच चुके हो। मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है, न मिले तो आइंदा मुझसे मिलने कभी मत आना। मनफरह ने इसकी बात काटते हुए कहा। तमही कैसे पत्ता मैं कराची आ चुका हूँ? शरीम ने परेशानी से पूछा। इसका गिलास खुश्क होने लगा था। महरीन ने बताया है, अभी आई थी वो, शायद तुमसे मिलना था इसीलिए चली गई। लेकिन तुम उससे मिलने से पहले मुझसे मिलोगे अगर जरा सी भी मुझसे मोहब्बत करते थे तो। मनफरह ने अब कुछ भी छपाना मुनासिब नहीं समझा। महरीन, तुम महरीन को कैसे जानती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा मुनफी। शरीम ने दीवार का सहारा लेते हुए कहा। इसे लगा उसने हमेशा की तरह आज भी देर कर दी थी। तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। सब बताऊंगी शरीम, अब कुछ भी मुख्फी नहीं रखूंगी। लेकिन आने से पहले महरीन को कॉल करके मना कर देना कि तुम आज उससे नहीं मिल सकते। मुझे यकीन है तुम मेरी बात मानोगे। मनफरह ने आखिरी जुमला बहुत धीमी आवाज में कहा था। मैं आता हूँ इसे मना करके। लेकिन मुनफी, तुम कुछ भी कहने या मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार मेरी बात ज़रूर सुन लेना प्लीज़। मेरी बात सुनने के बाद तुम मुझे जो इल्ज़ाम दोगी, जितना भी कुछ कहोगी मैं सुन लूंगा, लेकिन प्लीज़ एक बार, सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुन लेना। शरीम ने बहुत आस से मनफरह से कहा था। मनफरह को लगा वो रो रहा है आंसुओं के जरिए, नहीं क्योंकि वो मर्द है, लेकिन इसका दिल रो रहा था और इसके दिल के रोने के एहसास से ही मनफरह के काफ़ी देर से ज़ब्त किए आंसू बहना शुरू हो गए और वो उन आंसुओं के दरमियान दबदबाए आवाज़ से सिर्फ इतना कह पाई, तुम आओ तो शहरी फिर बात करते हैं। उस बार उसने न आंसू साफ किए थे न आवाज़ को काबू में रखा था। फ़ोन कॉल कट करने के बाद वो कितनी ही देर तक फर्श पर बैठी रोती रही। उसका ज़ब्त का बंधन शरीम से बात करके टूट गया था। पहले पहल इसे लगा था कि शायद शरीम अब कभी उससे बात करना ही नहीं चाहता। इसे लगा था महरीन को पाने के बाद वो इसे भूल गया और इसकी उस बेवफाई पर इसका दिल नहीं माना था कि वो अपने कीमती आंसू एक बेवफा के लिए बहा दे। लेकिन अब जब उससे बात की, इसकी आवाज़ की लड़खड़ाहट महसूस की, तब इसे अंदाज़ा हुआ कि उसने ये सब कुछ अपनी खुशी से नहीं किया, बल्कि जिस अजीत में वो खुद है, शरीम भी इसी अजीत से गुजर रहा है। और उस बात का पता लगने के बाद उसने खुद पर काबू नहीं रखा था, बल्कि वो तो रोना चाहती थी, बहुत रोना कि किस्मत ने इसके साथ ये कैसा खेल खेला था। तुम क्यों रही हो मनफरह? वो धोखेबाज तमही धोखा दे गया, तुमसे क्या वद्दा तोड़ गया, मेरे वद्दे की भी लाज न रख सका और तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो। नहीं मनफरह बेटी, मैं हरगिज़ तमही इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम एक फ्रॉडिये, एक धोखेबाज के लिए खुद को हल्का करो। मुझे तो अभी उससे हिसाब लेना है, कहकर गया था मेरी अमानत का ख्याल रखिएगा। मैं आऊँगा और इसका हाथ आपसे मांगने के लिए अपने माँ बाप को भी लाऊंगा। हाँ, न खुद आया न वद्दा नभाया। दादी ने गसा और ज़बत से मनफरह को देखते हुए कहा। उन्हें बहुत गसा था शरीम पर। दादी, एक बार इसे आ तो लेने दी, इसकी बात सुन लें, फिर कहिएगा ये सब हो सकता है वो मजबूर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उस तरह धोखा दे सकता है। मनफरह ने आंसुओं को साफ करते हुए कहा। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, चेहरा पर जमाने भर का करब था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, इसे अब बस शरीम का इंतजार था, क्योंकि वही बता सकता था कि वो इसका मुजरम है या फिर वो खुद मजबूर था। दादी ने मनफरह की बात पर हंकारा भरा और कहा, वाकई मोहब्बत अंधी होती है, वो नकाह रिचा के आ गया और तुम अभी तक इसे बेकसूर समझ रही हो। वाह मेरी बेटी। इसी वक्त दरवाजे की बील बजी। मनफरह भागते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए गई। दरवाज़ा खोला तो वो दुश्मन जान सामने खड़ा नजर आया। मनफरह ने इसे देखा तो आंखें गर्म पानी से भर गईं। जल्दी से अपना रुख फेरा और खुद आगे चलती इसे अंदर आने का कहा। दादी के सामने नहीं जाओगा, इनका सामना नहीं कर सकता। वो मेरी बात पर शायद कभी यकीन नहीं करें। अगर तुम यकीन कर सकती हो तो तुम प्लीज यहीं सुन लो। शरीम ने दरवाज़ा पार करके वहीं खड़े होकर कहा। दादी करेंगी यकीन, अगर एक एक लफ्ज़ सच बताओगे तो मैं भी यकीन करूंगी और दादी भी करेंगी। और अगर हम यकीन न भी करें, तुम सच न भी बोलो तो भी क्या? हवा शरीम, हम पहले भी अकेले थे, हम अब भी अकेले रह लेंगे। तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। मैं तुम्हारे और महरों के लिए कोई फैसला करने का हक नहीं रखती, और मैंने यह फैसला के लिए बुलाया भी नहीं है। सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, धोखा दिया है या मजबूर थे? अंदर आओ, दादी के सामने ही बताओ शरीम।
क्योंकि अगर तुम मुजरम होगे भी तो मेरे कम इनके ज्यादा, क्योंकि अमानत का वद्दा तुमने इनसे किया था, इसीलिए जो कहना है उनके सामने कहो। मनफरह ने कहा और दादी के कमरे की तरफ चल दी। शरीम ने बोझल कदमों से दादी के कमरे का रुख किया। झुके चेहरे के साथ अंदर दाखिल हवा सलाम किया, खैरियत पूछी, लेकिन दादी ने सिर्फ सलाम का जवाब दिया। तुमने कहा था पहले तुम सुनाओगे अपनी कहानी, तो कहो शरीम। मी और दादी तुम पर यकीन करेंगे, बस सच बोलना। मनफरह ने दादी के बराबर में बैठते हुए कहा। वह दोनों दादी के बेड पर बैठी थीं जबकि शरीम सामने रखी कुर्सी पर। शरीम ने एक लंबी सांस बाहर फेंकी और इस्लामाबाद में गुजरे उन 10 दिनों का हाल दादी और मनफरह को हर्फ ब हर्फ सुनाने लगा। उसने कुछ नहीं छुपाया था। बाबा जान और दादा जान के माजी के वाक़े से लेकर इसकी मामा के इसके सामने महरीन के रिश्ते के लिए हाथ फैलाने तक उसने सब सच सच बता दिया था। सारी कहानी सुनाने के बाद उसने कहा, ये सब सच था, इसमें एक नक्ता की भी मिलावट नहीं थी। अगर मैंने झूठ कहा को तो मेरा रब मेरी पकड़ जरूर करेगा। मैंने जो भी किया वो धोखा नहीं था दादी, वो बाप का सर ऊंचा रखने के लिए इंतहाई मजबूरी में उठाया गया एक कदम था। लेकिन दादी, मैं हरगिज़ उस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आज महरीन को मिलने के लिए बुलाया था ताकि मैं इसे सब बता दूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, किसी और से साथ बंधाने का वद्दा कर चुका हूँ। मैं महरीन को सब बताऊंगा, उससे कहूंगा वो मुझे छोड़ दे, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। फिर मैं इसे डायोरिस देकर मुंफी से ही शादी करूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दी दादी। शरीम ने दादी की तरफ देखते हुए बहुत उससे कहा, तुमने कह दिया शरीम, जो कहना था अब मैं कहूंगी। पहली बात तो ये कि शरीम, अगर तुम्हारी मनकोहा महरीन के अलावा कोई और लड़की भी होती और उस लड़की से मिलने के बाद मुझे ये पता लगता कि वो लड़की उन चंद दिनों में ही तुमसे मोहब्बत करने लगी है, तुम्हें अपना शोहर मानकर सबसे पहला दर्जा तुम्हें देने लगी है, तुम्हारे चेहरे को दिल में बसा चुकी है, तो यकीन मानो मैं तुम्हें कभी इसे छोड़ने का न कहती। लेकिन शरीम, यह बात किसी और लड़की की नहीं है, बात मेरी महरो की है। तुम नहीं जानते महरो कौन है तुम्हारे लिए, तो वो सिर्फ एक लड़की महरीन है। मैं तुम्हें बताती हूँ वो कौन है। तुम्हें याद है जाने से पहले किचन में मैं एक लड़की से बात कर रही थी, तुमने पूछा था कौन है, मैंने कहा था मेरी दोस्त, मेरी बहन, मामा बाबा के बाद दादी के अलावा मेरा सबसे बड़ा सहारा, मेरा सब कुछ। वो कोई और महरो नहीं, तुम्हारी मनकोहा, तुम्हारी होने वाली बीवी महरीन ही है। शरीम, महरो आ जाए थी वो तुमसे उन 5-6 दिनों में ही इतनी मोहब्बत करने लगी है कि इतनी मोहब्बत तो मैं और तुम भी एक दूसरे से नहीं करते होंगे। इसकी आंखों में तुम्हारे नाम के दीप जल रहे थे, वो तुम्हारे नाम पर बार बार मुस्कुरा रही थी, एक चमक थी इसके चेहरे पर तुम्हारे नाम की। शरीम, वो तुम्हें शोहर, अपना शरीकियत, अपना सब कुछ मान बैठी है, और शरीम में इतनी खुद गर्ज नहीं कि अपनी बहन से, अपनी दोस्त से इसका प्यार, इसका शोहर ही छीन लूं। नहीं शरीम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो अभी और मजीद कहना चाहती थी, लेकिन शरीम की आवाज ने इसे रोक दिया। मतलब कहा है तुम्हारी उस बेतकी बात का, मुंफी, मैं तुम्हें छोड़कर उससे शादी कर लूं, तुमसे क्या वद्दा भूल कर उसके साथ जिंदगी का आगाज कर दूं। नहीं मुंफी, मुझे उससे बात करनी ही होगी, इसे सब बताना ही होगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं उससे मिलकर सब कुछ खत्म करके फिर तुम्हारे पास आऊंगा। शरीम ने इतना कहा और कुर्सी से उठकर जाने लगा। बैठ जाओ शरीम, मनफरह ने जो कहा सही कहा। महरीन बेटी और इसके सब घर वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, एहसानात का बार है हम पर इनके। हम अपनी खुद गर्जी में किसी और की खुशियों का कत्ल नहीं कर सकते। अगर वो इतनी खुश है तो यकीनन शमसा और अजीम भी खुश होंगे। नहीं शरीम, इतना बेहसी नहीं हवा अभी मेरा दिल कि मैं अपनी पूती की खुशी के लिए एक पूरे खानदान की खुशियों की कातला बन जाऊं। तुम जाओ और जाकिर महरीन का हाथ थाम लो, वो तुम्हारी जिंदगी में बहार बनकर आएगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। दादी खुद को संभाल चुकी थी, मनफरह की बातों और हवसले ने उन्हें फिर से अपने हवसले वापस ला दिए थे। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले आप दोनों कौन होते हैं? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? पहले मामा बाबा ने जो चाहा वो कर दिया, अब आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। मुझे कहा समझा है आप सब ने, बहुत होगा आप सब की मनमानी। अब मैं अपने फैसले खुद करूंगा। वो जो इतनी देर से अपने गस्से को जब्त किए हुए था, अब वो गस्सा अल्फाज की सूरत बाहर आ ही गया था। ठीक है, जाने से पहले और कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बात गौर से सुन लो शरीम। अगर तुमने महरीन को सब कुछ बता भी दिया और तुम्हारे बताने के बाद वो मेरी वजह से तुम्हें छोड़ भी दे, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी।
क्योंकि मैं अपनी दोस्त की मोहब्बत के मकबरे पर अपनी मोहब्बत का आशियाना नहीं बना सकती। अगर तुम इसके नहीं होगे तो मैं भी तुम्हारी नहीं हो सकती शरीम। इसीलिए बेहतर ही होगा कि तुम महरीन को कुछ न बताओ और इसके साथ एक अच्छी जिंदगी का आगाज करो। मनफरह ने इसके सामने खड़े होकर कहा, तुमने खुद को समझा क्या है? हम बोलो, तुम जो चाहोगी वो होगा। सिर्फ अपनी और अपनी दोस्त की मोहब्बत की परवाह है। मैं कहूँ मेरी मोहब्बत का क्या? तुम्हारी मर्जी से शादी करूंगा मैं। नहीं मस मनफरह, ये आपकी भूल है कि अब मैं मजीद दूसरों को इशारे पर चलूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। और मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है और मुझे अपनी चाहत हर हाल में हासिल करनी है। शरीम ने इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा, नहीं शरीम, मैं मर जाऊं नगी लेकिन अब कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस मोहब्बत को आज मैंने महरों की आंखों में, इसके लहजे में, इसके हर हर अंग में देखा है वो कोई आम मोहब्बत नहीं है। अगर मैं और तुम इसे अकेला छोड़कर एक हो गए ना तो वो मर जाएगी, शरीम मर जाएगी। अच्छा तो अगर मैं उससे शादी कर लूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं होगा? यानी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? तो वो सब कुछ एक ड्रामा था क्या? शरीम ने दानत पैसते हुए गहरी नजरों से इसे देखते हुए कहा, वो सब ड्रामा तो नहीं था शरीम, लेकिन अगर तुमने जाकिर महरू को कुछ भी बताया तो यकीन मानो मैं सबके सामने मुकर जाऊंगी कि मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। मोहब्बत तो करना दूर की बात। और जानते हो मेरा ये सब करने के बाद सब तुम्हें गलत समझेंगे। पता है क्या समझेगी? कि तुमने मुझे महरू से निकाह के बाद देखा और मुझे देखकर तुम्हारा दिल पलट गया, लिहाजा अब तुम महरू से निकाह खत्म करके मुझसे शादी करना चाहते हो। और याद रखो शरीम, ये अब कुछ होने के बाद भी तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सब कच्चा कहना उसके लिए कितना मुश्किल था ये जानती थी। वो जबत की किस इंतहा से गुजर रही थी ये वो खुद ही जानती। दादी खामोशी से बैठी ये सब देख रही थी। वो जानती थी कि अब मनफरह कभी भी शरीम से शादी नहीं करेगी, क्योंकि इसकी जिंदगी में खुद से भी पहला दर्जा इसकी दोस्त महरीन का था। तुम इतनी बेहसी और खुद गर्ज कैसे हो सकती हो मनफरह? मुझे वाकई तुम्हें समझने में गलती हुई। तुमने शायद मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। अगर जरा भी मोहब्बत होती तो इतनी आसानी से मुझे इन किसी और का होने के लिए न कहती। ये तो मैं हूँ जो किसी और से निकाह के बाद भी सारा रात जागकर सिर्फ तुम्हें सोचता रहता हूँ। लेकिन तुम, हूँ मैं खुद गर्ज शरीम हूँ, मैं बेहस। लेकिन फिर तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ शरीम? अपनी दोस्त, अपनी बहन, अपनी सहेली की जायज मोहब्बत इसका शोहर उससे छीन हम नहीं करती मैं तुमसे मोहब्बत। न थी कभी, न है और न होगी। लेकिन सनो शरीम, अगर तुम जागते हो तो मैं कौन सा तुम्हें याद किए बना सोती हूँ? सुबह शाम बस एक चेहरा मेरी आंखों में रहता है शरीम। मैंने तो अभी से अपना सारा मुस्तकबिल भी सोच डाला शरीम। लेकिन मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती शरीम। तुम चाहे मुझे जो भी समझो शरीम, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज शरीम जाओ और जाकिर इसका हाथ थाम लो और मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। हम एक दूसरे के लिए न कभी थे और न कभी हो सकेंगे।